अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। छोटा सा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। हम लोग जो मेडिकल बिलिंग के अंदर जो है हमारी डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन होती है उसके बारे में इसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स तो ये होती है कि कोई भी मैसेज कन्वे करना, रिसीव करना या उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग स्किल्स हो सकती हैं, साइन लैंग्वेजेस हो सकती हैं, कोई टेक्स्ट, ईमेल कन्वर्सेशन, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें कन्वर्सेशन के अंदर आती हैं। अगर जेनेरिक हम लोग कम्युनिकेशन, काइंडली अपने माइक को म्यूट कर लिया करें। जेनेरिक अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जाएं तो हम रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं और अभी डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जो है वो हमारी जो है वो रिटन स्किल्स होती हैं जिसमें ग्रामेटिक जो हम चीज़ों को इंक्लूड कर रहे होते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस होती है, इसमें स्पेलिंग वगैरह जो है वो सही लिखना जरूरी होती है ताकि चीज़ जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जो आती है वो ज़्यादातर वर्बल कम्युनिकेशन आती है, कि जो हम लोग अनरिटन कम्युनिकेशन होती है, जो बात करते हैं हम लोग इस तरह से। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आती है जो हमारी जो है विजुअल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज है, ये कुछ इस तरह से साइन है, सिम्टम्स हैं, इशारे वगैरह होते हैं, वो आ जाते हैं। और डिजिटल कम्युनिकेशन जो कि आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये हमारी ईमेल्स हो गई हैं, हम टेक्स्ट हो गए, फोन, व्हाट्सएप वगैरह जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, वो डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। अब एक मेडिकल बिलिंग जो रेवेन्यू साइकिल को डील करने वाली कोई भी टीम है तो वो किस तरह की कम्युनिकेशन उसे चाहिए होती हैं। इंश्योरेंस कॉल्स करते हैं वो लोग, पेशेंट कॉल करते हैं, प्रोवाइडर ऑफिस कॉल्स होती हैं और ईमेल राइटिंग होती है। ये तीन चार चीजें जो होती हैं वो जरूर जो है उनको इस चीज के बारे में जो है वो अवेयर होना चाहिए और इन चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। अब सबसे पहले तो इंश्योरेंस कॉल्स आती हैं। इंश्योरेंस कॉल्स कॉल्स का मतलब ये होता है कि जब हम डिफरेंट तरह के इंश्योरेंसेस के, जैसे हम लोगों ने अपने रेवेन्यू साइकिल पढ़ते हुए डिफरेंट तरह के इंश्योरेंसेस को पढ़ा, गवर्नमेंट के इंश्योरेंस है, प्राइवेट इंश्योरेंसेस है, जब उनसे कोई कंसर्न होता है, कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है। इन्फॉर्मेशन एक हमने कहा है कि कॉल्स के थ्रू हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट यानी वीओबीज की मालूमात हासिल कर सकते हैं इंश्योरेंस से। दूसरा ये है कि जब कोई इंश्योरेंस में हमने कोई क्लेम सबमिट कराया हुआ है तो उसका स्टेटस लेना हो या उसको रीप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट करनी हो तो हम लोग जो है इंश्योरेंस को कॉल करते हैं। इंश्योरेंस को कॉल करते हैं दो तरह से होती है इंश्योरेंस की। एक आईवीआर पे कॉल होती है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है आईवीआर, जो जहाँ पे कंप्यूटराइज आंसर मशीन होती है जो कि आपको किसी भी सवाल का जवाब देती है या आपकी क्वेरी को इंटरटेन करती है। दूसरा ये होता है कि लाइव रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं और लाइव रिप्रेजेंटेटिव से जो भी हमारा जो कंसर्न होता है वो डिस्कस करते हैं और हम लोगों को वहाँ पे डिटेल से जो है वो उसका आंसर मिलता है। जब भी हम इंश्योरेंस कॉल करते हैं तो हमें कॉल रेफरेंस नंबर और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम जरूर नोट डाउन करना होता है, क्योंकि जो कॉल रेफरेंस नंबर होता है और रिप्रेजेंटेटिव का नाम होता है उसके हवाले से हम दोबारा जब प्रोसेसिंग करवाते हैं किसी भी क्लेम की या कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं इंश्योरेंस से, तो हम वो रेफरेंस नंबर देते हैं तो बहुत जल्दी हमारा जो है हमारी क्वेरी या हमारा पहले का वाला कंसर्न जो है वो सामने आ जाता है। उसके बाद पेशेंट को कॉल। ज्यादातर इंश्योरेंसेस को कॉल एक तो वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट के लिए जरूरी होती है, दूसरा इंश्योरेंस में क्लेम स्टेटस या रिप्रोसेसिंग के लिए जरूरी होती है। जो बड़ी कंपनीज है जिनके स्ट्रक्चर बड़ी है उन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट की अलग से टीम रखी होती है और जो एआर कॉलर्स जो होते हैं वो अलग से अकाउंट रिसीवेबल पे जो काम कर रहे होते हैं वो जो है वो कॉल्स इंटरटेन करते हैं जो इंश्योरेंस की। उसके बाद पेशेंट कॉल। पेशेंट पेशेंट के साथ भी हमारा दायरा लिंक होता है। पेशेंट की जो कॉल्स होती है इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों होती हैं। इनबाउंड कॉल्स वो होती हैं जो इनकमिंग कॉल्स होती हैं और आउटबाउंड वो होती हैं जो बाहर हम लोग खुद पेशेंट को करते हैं। अब पेशेंट को अपनी अपनी कोई हमने उनको स्टेटमेंट भेजी हुई है उसकी लाइबिलिटीज के लिए, कोई कंसर्न है उसके लिए वो कॉल कर सकता है, वो डिटेल पूछ सकता है। उसके अलावा हम भी पेशेंट को कॉल कर सकते हैं अगर हमने उसको कोई जो है वो चीज नोटिफाई करानी है। एक तो बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स, जैसे कल हमने देखा था कि बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स के लिए कॉल की जाती है। ये कंप्यूटराइज जो है वो सिस्टमैटिक जो आईवीआरएस होते हैं उनके थ्रू जो बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स आती हैं। लेकिन जो लाइव कॉल्स आती हैं, हम जब पेशेंट्स को लाइव कॉल करते हैं तो उसमें ज्यादातर कंसर्न्स उनके पेमेंट रेलिवेंट होते हैं या उनकी जो इंश्योरेंस के स्टेटस में सीओबी रेलिवेंट या एक्टिव इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है, तो उससे रिलेवेंट जब भी हमारे पास कोई क्वेरी होती है तो हम लोग जो है वो पेशेंट को डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सही ऐड करना इसलिए जरूरी है कि हम जो है वो पेशेंट का जो है वो डाटा सही जो है वो ऐड करें, ताकि हम पेशेंट से जब कांटेक्ट करें तो सही तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे प्रोवाइडर कॉल ऑफिस की कॉल्स हैं। प्रोवाइडर ऑफिस की कॉल्स का मतलब ये है कि डॉक्टर को जब हम लोग कॉल कर रहे होते हैं, डॉक्टर की जो स्टाफ है उससे ज्यादा जो
हम कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब डॉक्टर के ऑफिस से जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रोवाइडर ऑफिस से बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। प्रोवाइडर ऑफिस का हमारा कंसर्न होता है कुछ वीकली, मंथली, बाई वीकली, इस तरह की स्केड्यूल मीटिंग्स भी होती हैं। अब अच्छा, प्रोवाइडर प्रोवाइडर ऑफिस कॉल्स के अंदर यही होता है, एक तो होती है ना स्केड्यूल कॉल्स होती है, मीटिंग्स जो होती है हम लोगों को उनसे जो है वीकली या मंथली जिस तरह की स्केड्यूल होता है उसमें कांटेक्ट करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि कभी कोई कंसर्न हो तो तब भी हम लोगों को कोई चीज, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड हो प्रोवाइडर ऑफिस से, तो उसके लिए भी हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगेन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा कि पेशेंट कॉल्स होती हैं, तो जो जिन जिन कंपनीज के स्ट्रक्चर्स बड़े हैं उनकी पेशेंट हेल्प डेस्क जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो कि पेशेंट से कॉल कर रहा होता है। बिलिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टली नहीं कर रहा। बेसिकली बिलिंग डिपार्टमेंट की सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जहाँ पे स्ट्रक्चर बड़ा होता है वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। तो पेशेंट हेल्प डेस्क जो पेशेंट से कॉल कर रहा होता है, उसी तरह से जो है कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइडर से कांटेक्ट कर रहा होता है, जो सीआरएम डिपार्टमेंट होता है। नॉर्मली अगर ऑपरेशनल एंड से अगर कोई हो भी तो मैनेजरियल पोजीशंस के जो लोग होते हैं वो कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोवाइडर से। यूजर लेवल पे जो है प्रोवाइडर से जो है वो कम्युनिकेट नहीं किया जाता, ज्यादातर अवॉइड किया जाता है। लेकिन डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर की, किस तरह का स्ट्रक्चर है, आपको डॉक्टर से कम्युनिकेट डायरेक्टली करना है या नहीं करना। कॉल्स के ऊपर जो है वो थोड़ा सा इतना प्रेफर नहीं किया जाता। या जो जूनियर पोजीशन से उन लोगों को जो है कॉल कॉल के अंदर शामिल करना। उसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर जो ईमेल्स आती हैं, जाहिर है जो भी कंसर्न हमारा आता है, ईमेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट लोगों को हम कर रहे थे। इंटरनली भी टीम्स के अंदर हो गया, डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे डिफरेंट सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको भी कम्युनिकेशन के लिए ईमेल। ईमेल ऑफिशियल कम्युनिकेशन हर ऑफिस के अंदर यूज होता है, वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, किसी तरह की भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ईमेल वहां पे यूज हो रही होती है। तो ईमेल स्किल्स जो है वो अच्छी होना जो है वो जरूरी होता है। हम लोग ज्यादातर ईमेल्स जो करते हैं विद इन, और टीम जो है डिफरेंट जो है मेंबर्स को होती है, सुपरवाइजर्स को होती है, जैसे लीड्स हो गए या मैनेजर्स को हो गया। डिफरेंट डिपार्टमेंट में जैसे कोडिंग को कर ली हमने, ईमेल की है, सीआरएम डिपार्टमेंट को कर लिया है। पेशेंट हेल्प डेस्क से कोई हमें इंक्वायरी चाहिए, किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन्हें ईमेल के थ्रू बताया है। या क्रीडेंशियलिंग डिपार्टमेंट से कर लिया। ये डिपार्टमेंट्स डिफरेंट जो हमें सपोर्ट के लिए बने हुए, उन डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो है हम लोग ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो है किसी चीज को जो है ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना, रिटन फॉर्म में लिखना जरूरी होता है जब भी हम लोग कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं। क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमें हर चीज जो है वो रिटन फॉर्म में देनी होती है। कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, कोई भी चीज होती है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उनको रिटन फॉर्म में हमने लेना जरूरी होता है। उसके अलावा हम अगर ईमेल स्किल्स की बात करें, नॉर्मल ईमेल स्किल्स लिखते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो कुछ पाँच पाँच छह स्टेप्स जिनका हमें ख्याल रखना होता है। वो चीज़ें जो है वो क्या है। एक तो जब हम ईमेल लिख रहे होते हैं तो ईमेल लिखते वक्त हमारा जो टोन होता है वो पोलाइट होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग जो है कम्युनिकेट करते हुए डिफरेंट तरह के साइन सिम्टम्स बना रहे होते हैं, वो वाली चीजें नहीं ऐड होती हैं। आप हाई फ्लैग्स, हमेशा हाई फ्लैग सिर्फ उन ईमेल्स पे होता है कि जो बहुत ज्यादा अर्जेंटली डील करने वाली होती है। हर ईमेल के ऊपर हाई फ्लैग नहीं यूज होता। फिर हम लोग जब ऑफिशियल ईमेल बनाते हैं तो वहां पे हमारे सिग्नेचर्स ऐड होते हैं ईमेल के अंदर हमेशा ऑटोमेटिकली। वैसे वंस आप ऐड कर ले तो जब भी आप ईमेल भेजेंगे या ईमेल जो है फॉरवर्ड करेंगे कोई या रिप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाते हैं। उनमें हमारा जो नाम है, बहुत सारे ऑफिसेज में जो है रियल नाम यूज हो रहे थे, बहुत सारे ऑफिस में हमारे सुडोनेम्स यूज हो रहे थे। तो जो हमारा ऑफिस में अगर सुडोनेम यूज हो रहा है तो उस नाम को ऐड करते हैं, अपना डेजिग्नेशन ऐड करते हैं, कंपनी का जो जो लोगो वगैरह होता है उस सिग्नेचर के साथ ऐड हो रहा होता है। तो इस तरह से एक प्रॉपर सिग्नेचर बना के जो है आपने जो है ईमेल के अंदर ऐड कर दिया हुआ होता है, ताकि जब भी आपकी कोई ईमेल जाए तो आपका सिग्नेचर साथ में जाए, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए कि आप जो कौन है, आपका क्या कंसर्न है, क्या डेजिग्नेशन है। ये वाली चीज़ जरूरी है, प्रोफेशनल ईमेल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। फिर आपकी जो ईमेल्स होती हैं वो बिल्कुल जब आप लोग लिख रहे होते हैं तो आप आगे जो है जो रीडर होता है उसको
उसको सामने रख के बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। ईमेल राइटिंग के अंदर जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं यूज होते। वर्ड भी मोर देन 150 जो है वर्ड्स नहीं यूज किया किया जाता। एब्रीविएशंस जो होती हैं उनको अवॉइड किया जाता है। कोई भी एब्रीविएशन है तो फुल फॉर्म में लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि आगे वाला बंदा जो है वो फेमिलियर हो एब्रीविएशन से। तो इसलिए जब भी हम ईमेल लिखते हैं उसके वक्त उसके बीच में जो है वो किसी किस्म की जो है एब्रीविएशंस ऐड नहीं करते। सेंटेंसेस भी बहुत शॉर्ट लिखते हैं, ज्यादा जो है वो लंबे सेंटेंसेस ऐड नहीं होते। फिर ये चीज होती है कि जब हम ईमेल लिख रहे होते हैं तो उसमें ईमेल में स्टार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में भी ही आप लोग जो है आपका जो पर्पस है ईमेल का वो वाला जो है वो ऐड कर लेते हैं। आपको बहुत ज्यादा वो जो है वो बैकग्राउंड क्रिएट करने की या तमहीर बांधने की जरूरत नहीं होती, टू द पॉइंट होती है ईमेल। टाइम जाया किए बगैर जो है आप जो है वो चीज के ऊपर आ जाते हो कि आपको क्या क्या बात करनी है। ठीक है, और इजी टू रीड जो है वो आपके जो है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए। और ताकि आगे वाला बंदा जो है आपकी वो बात जो आप करना चाहते हो उसको उसी तरह से समझे। बहुत ज्यादा बोल्ड, बहुत ज्यादा हाईलाइट, बहुत ज्यादा अंडरलाइन इस तरह की चीजें नहीं जो ईमेल के अंदर जो लिखी जाती। उसके बाद ये होता है कि जब हम लोग ईमेल लिखते हैं तो ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो सबसे आखिर में लिखते हैं। इसलिए कि जो हमारी ईमेल ईमेल का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो पूरा जो है वो सब्जेक्ट लाइन से शो होना चाहिए कि भाई ईमेल के अंदर हम ऐड क्या कर रहे हैं। और ईमेल को लिखने के बाद जो है प्रूफ रीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि एक दफा प्रूफ रीडिंग करके सारी चीजें देख लें कि प्रॉपरली हैं, सेंटेंसेस है, स्पेलिंग वगैरह सारी चीजें जो है वो ठीक तरह से ऐड की हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अभी ज्यादातर लोग जो है वो एआई को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एआई टूल्स को यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं मैक्सिमम लोग। चैट जीपीटी यूज करने का जो सही तरीका वो ये होता है कि आप चैट जीपीटी को ड्राफ्ट करके देते हैं किसी भी चीज को और फिर उसको ये कहते हैं कि प्रोफेशनली उसको कन्वर्ट करें तो वो एक्यूरेट आपको चीज देगा। अगर आप सिंपल इंस्ट्रक्शन देंगे चैट जीपीटी को कि कुछ भी लिख लो तो वो कुछ भी फिर अपने लिहाज से ही लिखता है, वो फिर आपके लिहाज से नहीं लिखता। तो अगर आप एआई टूल्स यूज करते हो डेफिनेटली इजी है। चीज को आप नरेट करना मुश्किल है तो एआई टूल यूज करना इजी है, लेकिन एआई टूल यूज करने के लिए भी आपको उसकी ड्राफ्टिंग करना जरूरी है ताकि जो चीज आप कम्युनिकेट करते हो वो एक्यूरेटली कम्युनिकेट हो। उसके बाद ये होता है कि ज्यादातर एआई टूल जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं, अनफेमिलियर वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो है अनफेमिलियर वर्ड या डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो किसी भी चीज के अंदर जो है वो ऐड करना जो है वो इतना मुनासिब नहीं होता। इसलिए जो होता है वो अल्टरनेटिव वर्ड या इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड लिखने चाहिए। क्योंकि हम लोग जो ईमेल लिख रहे होते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी नोट्स या इस तरह की चीज डाल रहे होते हैं प्रोफेशनली, तो हम जो है वो इम्प्रेशन डालने के लिए नहीं डाल रहे होते कि हम बहुत ज्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हम ये चाह रहे होते हैं कि आगे वाला बंदा अंडरस्टैंड कर ले प्रॉपरली कि क्या क्या चीज जो है हम लिखना चाह रहे हैं। ये एक छोटी सी एक जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमने वैसे भी ऐड की थी। हम आते हैं अपने आरसीएम पे और हम चीजें डिस्कस करते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें जो है ऑलरेडी जो है वो डन कर ली है रेवेन्यू साइकिल के अंदर। हमारे रेवेन्यू साइकिल के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया है कि बहुत मैक्सिमम हमारे जो स्टेप्स हो चुके हुए हैं। हमने जो है ये देखा था कि पेशेंट का डेमोग्राफिक जो है उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, डेमोग्राफिक एंट्री देख ली थी हम लोगों ने। उसके बाद हमने सुपर बिल देख लिया था, सुपर बिल से कैसे क्लेम क्रिएट करते हैं तो वो भी चीजें देख ली हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स भी देख लिए हैं हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने जो है ईएचआर क्या होते हैं, एफटीपीज जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके थ्रू किस तरह से डाटा जो है आता है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लेम क्रिएट किस तरह से किया जाता है, इंश्योरेंस को जो है क्लेम सबमिशन किस तरह से होती है। हमने इलेक्ट्रॉनिक और पेपर देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमने ईडीआई सेटअप के ईडीआई फॉर्मेट्स देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबमिशन देखी, पेपर सबमिशन हमने देखी कि हमने अपने सीएमएस 1500 और यूबी 04 फॉर्म्स जो हैं वो निकाल के तो वो हम लोग इंश्योरेंस को सबमिट कराते हैं पेपर फॉर्म में इंफॉर्मेशन देने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि सबमिशन के बाद जो है रिजेक्शंस जो है हमारे क्लेम से इंश्योरेंस के पास जा रही है, प्लान पहले क्लियरिंग हाउस के पास जा रहे हैं तो क्लियरिंग हाउस उसको जो है प्रोसेस नहीं कर रहा या क्लियरिंग हाउस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो हमारी फर्स्ट लेवल रिजेक्शंस होते हैं और समहाउ क्लियरिंग हाउस से गुजर के इंश्योरेंस तक जाते हैं और इंश्योरेंस उनको एक्सेप्ट नहीं करती प्रोसेसिंग के लिए तो वो सेकंड लेवल या पेयर लेवल रिजेक्शंस होती हैं। अगर क्लेम्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो हमने पेमेंट पोस्टिंग भी देखी है। पेमेंट हमने पोस्टिंग के अंदर पहले पेशेंट की पेमेंट देखी है, कोपे को इंश्योरेंस से डिटेक्टेबल देखा है और फिर इंश्योरेंस की पेमेंट में ही आ रहे और यूबीसी देखे, डिनाइल्स देखे हैं, डिनाइल मैनेजमेंट देखी है, प्रॉपरली एआर फॉलोअप के ऊपर काम करने का तरीका देखा है।
पेशेंट बिलिंग हो गई है, ये हमने देख ली थी। उसके अलावा हम लोगों ने जो है इंश्योरेंसेस की डिटेल देख ली थी हमने। प्रोवाइडर देख लिए थे, डिफरेंट प्रोवाइडर्स हो गए, बिलिंग सिनेरियोज देखे थे, और प्रोवाइडर की इनरोलमेंट वगैरह देखी थी। तो हमारे रेवेन्यू साइकिल के ऑलमोस्ट हमारी आउटलाइन के अंदर जो शामिल जितनी भी चीजें थी वो हम लोगों ने जो है वो कवर कर ली है। एक मिनट में आउटलाइन भी इधर ही प्लेस कर लेती हूँ ताकि हम लोग इसको डिस्कस कर लें। आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह कोई क्वेरी है तो आप लोग साथ साथ पूछ पूछ सकते हो। अच्छा, यही ये थी हमारा। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल कोडिंग हो गया, हिप्पा कंप्लाइंस हमने पढ़ लिया, प्रोवाइडर बिलिंग प्रोवाइडर्स पढ़ लिया, हेल्थ इंश्योरेंसेस देख लिया, प्रोवाइडर एनरोलमेंट एंड पार्टिसिपेशन भी देख लिया, पीएमएस ईएचआर सॉफ्टवेयर को भी देख लिया, पेशेंट की डेमोग्राफिक सुपर बिल हो गया, क्लेम सबमिशन रिजेक्शन होगी, पेमेंट पोस्टिंग होगी, फॉलो अप स्ट्रेटजीज होगी। उसके बाद हमारे जो है डिनायल मैनेजमेंट होगी, एथराइजेशन भी देख ली, अपील ड्राफ्टिंग भी देख ली, पेशेंट बिलिंग भी देख ली। आज हमने कम्युनिकेशन स्किल्स भी देख ली। अब डिटेल रिव्यू ऑफ मेडिकल बिलिंग जो होगा वो हम लोग जो है वो हमारा जो ये न्यू ईयर वाला जो गैप है इसके बाद जो है ये सारी वाली चीजें डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास 1 पूरा वीक है, उसके अंदर हम लोग सारा ओवरव्यू करेंगे, ताकि हम लोग जो है फाइनल एग्जाम्स के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाए। मिड टर्म जैसे हमारी 20 पॉइंट्स की थी, फॉर्मेट आपको पता है ऑनलाइन क्विज था, और 1.1 से लेके 13 तक वो मॉड्यूल को कवर कर रहा था। अभी हमारा जो फाइनल एग्जाम है वो फर्स्ट से लेके 20 तक, जो 2020 तक जो हमारी जितनी भी बन रहे हैं वो बन रहे हैं। बीच में से हमारा हमने डिनाइल मैनेजमेंट वाला 2 दिन की चीजें जो एक दिन में कवर अप की थी बेसिकली। तो हमारे सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो उसके अंदर कवर होते हैं, और उसमें भी हम लोगों ने जो है वो 50% जो है वो स्कोर करना होता है बेसिकली एग्जाम जो है वो क्लियर करने के लिए। उसमें ज़रा आपके आंसर्स वगैरह का पता नहीं चल रहा होता है कि कौन से जो है वो राइट ऑप्शंस हैं, या एकदम से आपको जो है वो मार्क्स नहीं शो हो रहे होते जो आपकी जो है फाइनल एग्जाम्स होते हैं। लेकिन हमने जो है हमारी मेडिकल बिलिंग के रेवेन्यू साइकिल की जो ऑनलाइन कोर्स था उसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। बस जो चीजें जहाँ से रह गई हैं वो चीजें हम लोग आगे जो है वो कर लेंगे। 30 से लेकर 3 तक जो है हमारी जो है न्यू ईयर ब्रेक चलेगी, और उसके बाद 6 से जो है हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी। 6 से ऑनवर्ड जो है हमारा वीक, और फिर 13 को हमारा जो है वो इंशाल्लाह फाइनल एग्जाम हो जाएगा। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, क्वेरी है, तो आप लोग प्लीज जो है वो पूछ लें। क्योंकि कोई भी कंसर्न है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अभी एचआर को थोड़ा थोड़ा कोई उनके पर्सनल की वजह से थोड़े दिन जो है वो लीव पे हैं, तो अगर कोई इशू वगैरह होता है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली ही बात कर सकते हैं। किसी का कोई कंसर्न नहीं है? वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये फाइनल एग्जाम के बारे में पूछना था। अगर इसमें 50% अलहदा से स्कोर करना पड़ेगा कि ये जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल उसमें एक बंदे ने 60% अचीव कर लिया, तो ये फिर आगे ऑनवर्ड 40% उसका होगा, या उसमें अलहदा से 50% अचीव करना पड़ेगा? नहीं, हम ओवरऑल देखते हैं, दोनों मिड और फाइनल एग्जाम दोनों को इंक्लूड करके 50% स्कोर होना जरूरी होता है। अच्छा, अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल मिड में 50% मतलब ओवरऑल अचीव कर लिया और फाइनल में ज़ीरो हो गया, तो फिर भी 50% ही कंसिडर होगा? मिड में वो 50% अगर करेगा तो फाइनल वाले को करके, तो अगर टोटल मार्क्स का करेंगे तो वो 50% थोड़ी बनेगा। मतलब कुछ पॉइंट लेके 5-6 नंबर लेके उसका अगर कवर हो जाए, फर्स्ट ईयर हाँ। 20 आउट ऑफ 20 उसने ले लिया मिड में, और हम्म। उसके बाद फाइनल में 5 पॉइंट हाँ। और ले लिए, तो हाँ, तो टोटल वो हो जाएगा। 25 हो गए। टोटल हम इंक्लूड कर रहे होते हैं, 50% होना जी। जरूरी। जैसे जी, किसी का ठीक है। मैंने अभी एक किसी का जिसके 15 के 17 नंबर थे उसका मैंने 0 कर दिया, उसको अब तो पूरे ही लेने पड़ेंगे ना पास होने के लिए। तो ऐसा तो होगा। जाहिर है जो डबल री अटेम्प्ट जिस बच्चे ने किसी ने किया हुआ है री अटेम्प्ट, उसको किया है 2 दफा किया है, तो उसका मैंने पीछे चेक लगाया हुआ है कि 2 दफा अटेम्प्ट करने के ऊपर वो 0 स्कोर शो करेगा। तो वो एक दफा 15 किए हुए थे और एक दफा 17 किए थे, फिर बहुत दूसरी दफा इमोशनल होके जब
किए हैं तो फिर इजिकल टू 0 हो गया। अब फाइनल एग्जाम्स के लिए उनको जो है पूरी कोशिश करके 30 में से 30 ही नंबर लेने पड़ेंगे, या 30 में से एटलीस्ट 25 नंबर लेने पड़ेंगे, ताकि जो है टोटल उनके जो स्कोर है 50% हो जाए। डिटेक्टेबल का किसी ने पूछा है कि डिटेक्टेबल क्या है। हमने पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखा है कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, कोपे, को इंश्योरेंस और डिटेक्टेबल। ये वो अमाउंट होती है पूरे साल में पेशेंट ने भी पे करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि इंश्योरेंस 100% पे कर रही होती है, कुछ पोर्शन पेशेंट के बिहाफ में होती है। इस सबको मिला के हम इनको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट में डिटेक्टेबल वो अमाउंट होती है जो इंश्योरेंस लेने के बाद, इंश्योरेंस एक्टिव होने के बाद जो है, इन फिर भी पेशेंट ने ये अमाउंट पे करनी है डॉक्टर को। पहले पेशेंट ये अमाउंट, डिटेक्टेबल की अमाउंट जो है वो पे करता है डॉक्टर को सर्विसेज लेने के अगेंस्ट। और उसके बाद जब वंस डिटेक्टेबल की अमाउंट मेट होती है तो फिर इंश्योरेंस पे करना शुरू करती है। अब ऐसा नहीं होता कि किसी भी पेशेंट का की जो है, जैसे $1000 जो है डिटेक्टेबल की अमाउंट है, तो वो जाके डॉक्टर को एकदम से $1000 दे देगा और कहेगा कि ठीक है। ऐसे नहीं होता। डिटेक्टेबल की अमाउंट में ऐसे होता है कि क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट होता है, पेशेंट को चेक करने के बाद क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट होता है। इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस करके फिर उसमें से डिसाइड करती है कि इस सर्विसेज में कितना कितना डिटेक्टेबल होगा, अलाउड जो प्रूव्ड अमाउंट होती है उसके अकॉर्डिंग। यानी एक सर्विस में हो सकता है कि 500 डिटेक्टेबल आ रहा हो या 200 डिटेक्टेबल आ रहा हो, एकदम से 1000 नहीं होगा। दो तीन चार सर्विसेज के अंदर जो है 1000 कवर है, तो अगर दो तीन सर्विसेज के अंदर, तीन सर्विसेज के अंदर 1000 कवर हो जाता है, तो फिर चौथी सर्विस जो है वो फिर इंश्योरेंस पे करना शुरू करेगी। तो ये जो है वो कैलेंडर ईयर के स्टार्ट के जो विजिट्स होते हैं, शुरू के पहले दूसरा तीसरा जो विजिट हो गया, पहले विजिट में कवर हो गया तो पहला विजिट होगा, उसमें वो जो है पेशेंट ही पे करता है, इंश्योरेंस पे नहीं करती है। लेकिन क्लेम को प्रोसेस करती है इंश्योरेंस। ये डिटेक्टेबल होता है। और किसी का कोई कंसर्न है? ठीक है, अगर नहीं है तो लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय करते करते ये ना भूल भूल जाइएगा कि हम लोगों का एग्जाम भी होना है और हम लोगों की आगे सारी चीजें भी चलनी है। तो इस वजह से जो है वो अपना जनवरी का हम लोगों की जनवरी के अंदर, जनवरी का जो सेकंड वीक है वो पूरा क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस नहीं होंगी। वो हमारी जो है वो लाइक 5 डेज क्लासेस हैं हमारी। जनवरी का जो सेकंड वीक है, अभी हमारा जो है वो न्यू ईयर ब्रेक जाएगा। नेक्स्ट वीक जो है न्यू ईयर ब्रेक जा रहा है, वो भी एक जो अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन मतलब 25 की छुट्टी होती है ऑफिशियली, आप लोगों को हमने नहीं दी है छुट्टी, इस वजह से कि आगे वैसे भी ब्रेक आ रहा था तो क्या ही जरूरत है 25 की भी छुट्टी देने की। तो वो मतलब दो दो क्रिसमस के साथ हो जाती हैं, दो दो तीन न्यू ईयर के साथ हो जाती हैं, तो वो हमने कहा कि ऐसे ब्रेक, ऐसे दो ब्रेक्स या 3 जनवरी को पहली क्लास नहीं होगी, 6 जनवरी को होगी। 3 तक छुट्टियों का मतलब हो गया 3 भी छुट्टी होगी। हमारे पास आगे आ रहा है 30, 31, 1, 2, 3, ये जो है ये वीक छुट्टी है। नेक्स्ट हमारी क्लास अब मंडे को 6 को होगी। मैं आप लोगों को रिटर्न मैसेज भी कर लेती हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। ये पूरा वीक जो है वो अगला जो है आप लोगों का जाएगा ऑफ। और उसके बाद हम लोग करेंगे चीजों को डिस्कस, और उसके बाद सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना शुरू करूंगी कि कितना आप लोगों की प्रिपरेशन है। क्योंकि नेक्स्ट जितने भी हमारे रिवीजन चलते हैं तो उसमें ऐसे नहीं होता कि सिंपल मैंने क्लास ली, बोली और चुप कर गई। वहां पे आप लोगों से पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर चलते हैं, और बल्कि मैं आप लोगों को एक चीज असाइन करती हूँ। आप लोगों की छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस असाइन करती हूँ। आप लोग अपनी मर्जी के टॉपिक सिलेक्ट करोगे, इनमें से रेवेन्यू साइकिल के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं आउटलाइन में से देखें, जितने भी आप लोग 11-12 लोग हो, हमारे 20th हमारी क्लासेस हैं, उनमें से आप लोग एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे नेक्स्ट वीक के अंदर। ये करें ना, छुट्टियां जो हैं पूरा हफ्ता, तो उसके लिए अपने अपनी मर्जी का टॉपिक जो है सिलेक्ट करें और मुझे मैसेज करें कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपने प्रेजेंट करना है। तो मंडे से, नेक्स्ट 6 वाले मंडे से हम लोग ये करेंगे कि आप लोगों की 5-5 मिनट की अपनी प्रेजेंटेशन होंगी, वो वाला टॉपिक आप लोग एक्सप्लेन करोगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ताकि वो चीजें जो है बेहतर तरीके से हो जाए। ये एक्टिविटी होगी आप लोगों की जो है, जो ब्रेक है छुट्टियां उसके अंदर। तो एक एक टॉपिक जो है डिसाइड करके हर बंदा जो है अपना अपना टॉपिक जो है वो मुझे बता दे।
अ, चलिए मैं चेक करती हूँ। मैं खुद प्रोवाइड करने से ज्यादा कन्वीनियंट ये है कि आप लोग जो है वो देख लें टॉपिक्स, और वो जो है बस टॉपिक्स बता दें। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं बताएं मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके सब अपने अपने ये अभी टाइम है आपके पास, मंडे तक का टाइम, आप सोच के या मुझे साथ में बता दीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट मंडे से आप लोगों की इस तरह से प्रेजेंटेशन हो। इसकी भी मैं एक ऑफिशियल जो है मैसेज कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच, मैं इसको वाइंड अप करती हूँ, इसको मैं प्लेस कर देती हूँ। और अच्छे से आप लोग अपना लॉन्ग वीकेंड्स, इतना बड़ा वीकेंड, बल्कि पूरा वीक ही एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।